हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिज़िक्स। सो हम लोग कर रहे हैं जो मेरिटोरियस का एग्ज़ाम हुआ था लेक्चरर फिज़िक्स का, उसके आंसर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्स में। और ये जो है वो सेकंड पार्ट है वीडियो का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ के साथ इसकी डिस्कशंस करते रहेंगे। सो फर्स्ट वीडियो में हमने 25th तक कुछ आंसर्स कर लिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 26. That is, a radioactive nucleus emit one alpha particle followed by emission of beta particle, then for the daughter nucleus. सो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वो पहले एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है और उसके बाद वो बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो जो न्यू डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका हमें बताना है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होगा, वो डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा और किस वैल्यू से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगा। सो हेयर इज़ द सोल्यूशन। सो यू कैन सी कि हमारे पास सपोज कर लीजिए एक न्यूक्लियाई है दैट इज़ एक्स विद अटोमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए। ठीक है, सो जेड एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर क्या है ए। सो सबसे पहले वो जो एक्स न्यूक्लियाई है दैट इज़ एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। सो जब एक्स न्यूक्लियाई है जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर देगा तो हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, लेट्स सपोज कि वो कौन सा डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है, दैट इज़ वाई। अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है, इंट्रैक्शन होती है, तो उसमें चार्ज नंबर और मास नंबर कंजर्व होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू दैट पर्पज़ कि अब जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई वाई बनेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, y2। ठीक है, और मास नंबर कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, बाय 4। क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को इक्वालिटी चेक करते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एटॉमिक नंबर है z, राइट हैंड साइड पे हमारे पास कितना एटॉमिक नंबर निकल गया अल्फ़ा पार्टिकल के साथ 2, तो बाकी कितना रह गया z-2। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो z इज़ इक्वल टू z। सो इसी वे से आप निकाल सकते हो कि जब भी कोई एक न्यूक्लियस कोई पार्टिकल एमिट करता है तो उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब उसने क्वेश्चन में था कि फॉलोड बाय द बीटा पार्टिकल, कि जो हमारे पास न्यूक्लियस बन रहा है वो फर्दर क्या एमिट कर रहा है, बीटा पार्टिकल। सो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई आया था वाई विद एटॉमिक नंबर z-2, मास नंबर a-4। अब वो पार्टिकल एमिट कर रहा है बीटा पार्टिकल जो होते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की नोटेशन होती है e-10। अब ये नोटेशन क्यों आती है? क्योंकि जब जैसे हमने XZA का सिंबल लिखा है तो z यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर मीन्स चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1। और ए क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0। सो हियर इज़ द 0। सो इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन होगी -1 0। अब देखिए यहाँ पे, सो z-2 था, z-2 में से -1 जो चार्ज नंबर है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, तो हमारे पास बाकी कितना बचा, दैट इज़ z-1। अगर हम इस इक्वेशन को अगेन क्या करेंगे, इक्वालिटी की फॉर्म में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है z-2, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा z-1 तभी ये क्या बनेगा z-2। ठीक है, सेकेंडली इसमें देखिए कि जो मास नंबर है वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मास नंबर कितना लेके निकल रहा है, दैट इज़ 0। सो हमारे पास जो लास्ट न्यूक्लियर बनेगा डॉटर न्यूक्लियर दैट इज़ y', तो उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा z-1, मास नंबर होगा a-4। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा कि जो डॉटर न्यूक्लियर है उसका जो मास नंबर डिक्रीज़ होगा दैट इज़ डिक्रीज़ बाय 4 एंड जो एटॉमिक नंबर है दैट विल डिक्रीज़ बाय 1। सो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या बनती है, दैट इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए सेल इन 6th डायमेंशनल स्पेस इज़, कि जो 6th डायमेंशनल फेस स्पेस होती है उसमें एक सेल का वॉल्यूम कितना अलाउड। सो द आंसर इज़ कि जो अवेलेबल वॉल्यूम होता है फेस स्पेस में दैट इज़ इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टॉ, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा वी इंटू डेल्टा पी, वेयर डेल्टा वी जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ द वॉल्यूम स्पेस एंड डेल्टा पी रिप्रेजेंट क्या करता है, द मोमेंटम स्पेस। अब वॉल्यूम स्पेस में हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा जेड। तो सिमिलरली मोमेंटम स्पेस में क्या हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई एंड डेल्टा
RPZ। तो ये क्योंकि हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 है हमारे पास पोजीशन के और 3 हैं कितने मोमेंटम के, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 6 डायमेंशनल फेज स्पेस। और इसमें जो अलाउड वॉल्यूम होता है दैट इज़ H0 ऑप्शंस में हमें नोट की में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ है, सो यू कैन राइट H3। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next is the resultant force on a droplet of mass 9 into 10 raised to power minus 13 kg, which is just balanced by an electric field between two horizontal plates 5 centimeter apart having a potential difference of 240 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे तो इन्होंने सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, ठीक है, ऑप्शंस में भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ो तो आपको आंसर डायरेक्टली पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ते सारी। क्योंकि देखिए उन्होंने पूछा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए ड्रॉपलेट, ठीक है, कि एक ड्रॉपलेट है उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है, जो किसको बैलेंस कर रही है, दैट इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बिटवीन द टू प्लेट्स। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज़ वेरी सिंपल। अब आप देखिए कि जो ड्रॉपलेट है उसका वेट एक्ट करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, तो अगर उसको बैलेंस करना है हमने, ठीक है, बैलेंस्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जस्ट ऑपोजिट टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, ठीक है। सो अगर वो बैलेंस्ड होगी तभी उस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि अदरवाइज़ अगर वो अनबैलेंस्ड होगा, अनबैलेंस्ड उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा तो जो ड्रॉपलेट है वो मूव कर जाएगी, ठीक है। अगर तो ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उस पर ज़्यादा होगा उसकी वेट से, तो वो ड्रॉपलेट अपवर्ड मूव कर जाएगी। अगर उसका वेट ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से, तो वो ड्रॉपलेट मूव कर जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि इट इज़ जस्ट बैलेंस्ड। सो अगर वो बैलेंस्ड है तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, ज़ीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। So next question is the color of light of wavelength 450 नैनोमीटर इज़। सो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें देखिए जो हमारे पास चारों ऑप्शंस है वो विजिबल लाइट की हैं, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि किस लाइट की कौन सी वेवलेंथ है। सो इसका राइट ऑप्शन जो है दैट इज़ ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है दैट इज़ 450 नैनोमीटर। नेक्स्ट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन इज डायरेक्टली एस्टेब्लिश्ड बाय। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पिन उनकी होती है कि अगर उनको हम मैग्नेटिक फील्ड के इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो वो स्प्लिटिंग हो जाती है उनकी, कितनी वैल्यूज़ में होती है, दैट इज़ 2s+1। तो ये एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो किसने किया था, दैट इज़ proved by the Stern-Gerlach experiment. So its right option is B. Next is oxygen 817 has a nuclear spin of 5/2. The nuclear magnetic resonance of oxygen gives कि अगर हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो NMR का टॉपिक होता है कि अगर उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो स्पिन है उसकी 5/2, तो वो कितनी लाइंस हमें देंगी जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंडर ऑब्जर्व किया जाएगा। सो लेट्स सी द आंसर। सो इसका आंसर आएगा, सबसे पहले हमें स्पिन दी गई है इसकी, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू 5/2। अगर आपको नहीं पता तो इसको हम बाय यूजिंग जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फिलिंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनके अकॉर्डिंगली हम फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई हुई है। तो इसमें भी हमारे पास जो लास्ट न्यूट्रॉन है, ऑड नंबर है न्यूट्रॉन का, वो किस में आ रहा है, दैट इज़ D 5/2 में। सो स्पिन इसकी कितनी हो जाएगी, 5/2। अब इसमें क्या होता है कि NMR के अकॉर्डिंगली जो मैग्नेटिक रेजोनेंस में जो नंबर ऑफ लाइंस होता है दैट इज़ 2i+1, जो उसकी वेरिएशन होती है -i से +i। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनती है, 2i+1। सो I is given 5/2. So we will fill the value and we will get the answer, that is 6 lines. According to this, C option is correct. Question number 32. In observing Raman spectrum of a sample using 2537 angstrom as an exciting line,
one gets stock line at 2683 एंगस्ट्रॉम. वी हैव टू फाइंड द रमन शिफ्ट इन सेंटीमीटर्स. हमें रमन शिफ्ट फाइंड करनी है इन सेंटीमीटर. सो रमन इफेक्ट में क्या होता है? इट इज़ द इफेक्ट इन विच इट इज़ इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स बाय मैटर. की रमन इफेक्ट में हम देखते हैं कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है फोटोन्स की. मीन्स हम लाइट पास करवाते हैं मैटर में से, और जो लाइट मैटर स्कैटर करता है उस लाइट को हम ऑब्जर्व करते हैं. जब उसकी ऑब्जर्वेशन होती है तो उसमें हमें 3 टाइप्स की लाइन मिलती हैं. सो ये डायग्राम जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है. सो दिस रिप्रेजेंट द 3 टाइप ऑफ लाइन्स वी गॉट इन द स्कैटरिंग. सो फर्स्ट होती है रेले लाइन. रेले लाइन वो लाइन होती है कि जो लाइट की सेम फ्रीक्वेंसी के साथ होती है. मीन्स जो लाइट स्ट्राइक कर रही है मैटर पे, सेम फ्रीक्वेंसी की हमें, सेम वेव नंबर की जो लाइट है वो हमें मिलती है. इसके अलावा हमें 2 लाइन्स और मिलती हैं, ठीक है. एक इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और एक इसके राइट हैंड साइड पे. जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है दैट आर स्टोक्स लाइन, ठीक है. वो कौन सी लाइंस होती हैं? स्टोक्स. और जो राइट हैंड साइड पे होती हैं वो कौन सी होती हैं? दैट आर एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है. तो इनके बीच में क्या होता है? एक डिफरेंस होता है, और डिफरेंस दोनों में क्या होता है? सेम, दैट इज़ डेल्टा न्यू. अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि कई बार हम जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो ये सिंबल होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, बट रमन इफेक्ट में ये सिंबल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर वेव नंबर, ठीक है. वेव नंबर को वैसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? न्यू बार से. सो अगर जैसे भी आपको समझ में आता है आप वैसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो. अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती है फ्रीक्वेंसी के साथ तो आप वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. सो अब हमें जो एक्साइटिंग लाइन दी है, एक्साइटिंग लाइन का मतलब होता है ओरिजिनल लाइन. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टोक्स लाइन है, स्टोक्स लाइन का जो वेव नंबर है वो रेले लाइन से कम होगा बाय अ फैक्टर डेल्टा न्यू बार, ठीक है. और जो एंटी स्टोक्स लाइन है, एंटी स्टोक लाइन्स का जो वेव नंबर होगा दैट वो क्या होगा? ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रेले लाइन, ठीक है. और कितना ज़्यादा होगा? दैट इज़ डेल्टा न्यू. अब यही होती है रमन शिफ्ट, कि जो लाइंस हैं वो कितनी वैल्यू से शिफ्ट हो गई. सो हमें यहाँ पे बेसिकली निकालना है डेल्टा न्यू बार, और वो हमें किस में निकालना है? दैट इज़ इन सेंटीमीटर इनवर्स. बट हमें जो वैल्यू गिवन है दैट आर गिवन ऑफ वेव लेंथ, ठीक है. सो एक्साइटिंग लाइन का मतलब होता है कि जिसकी जो वेव लेंथ है वो चेंज नहीं हुई, सेम वेव लेंथ की लाइट है. मीन्स वो होती है रेले लाइन, ठीक है. सो सबसे पहले उसको मैंने लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट कर लिया. अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या निकाला है? वेव नंबर. अब इस रमन इफेक्ट के जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो एक बात ध्यान में रखनी है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो लैम्डा में ही दिए होते हैं, बट जब भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको उसको पहले वेव नंबर में चेंज करके फिर करना है. सपोज कर लो आपको लास्ट में वेव लेंथ में ही आंसर पूछा है, बट फिर भी आपको सबसे पहले आप क्या करोगे? वेव लेंथ को वेव नंबर में चेंज करोगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और लास्ट में फिर उस वैल्यू को किस में चेंज कर दोगे? वेव लेंथ में, ठीक है. तो जैसे ये क्वेश्चन है आपको समझ आ जाएगा, ठीक है. सो लैम्डा नोट हमें दिया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने रेले लाइन का जो वेव नंबर की वैल्यू निकाल ली इसका रेसिप्रोकल करके, क्योंकि वेव नंबर और वेव लेंथ में रिलेशन क्या होता है आपको पता है, दैट इज़ 1/λ, ठीक है. तो ये मेरे पास आंसर आ गया. उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है स्टॉक लाइन की वैल्यू, ठीक है. तो स्टॉक लाइन की वैल्यू हमें दी गई है. अगेन मैंने क्या निकाल लिया उसमें? स्टॉक लाइन का वेव नंबर, ठीक है. तो अब मेरे पास रेले लाइन का वेव नंबर और स्टॉक लाइन का वेव नंबर आ गया, और हमें उन्होंने पूछा है दैट इज़ रमन शिफ्ट. तो हमें क्या निकालना है? डेल्टा न्यू बार. सो हमें पता है कि जो डेल्टा न्यू एस है, जो स्टॉक लाइन है दैट इज़ इक्वल टू न्यू माइनस डेल्टा न्यू. सो डेल्टा न्यू कितना आ जाएगा? न्यू नॉट माइनस न्यू एस, ठीक है. तो रमन शिफ्ट हमारे पास आ जाएगी ये. दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. अब यहाँ पे देखिए एंगस्ट्रॉम की पावर होती है 10⁻⁻10 मीटर. सो ये जो वैल्यूज़ हैं वेव नंबर की ये आ रही हैं हमारे पास मीटर इनवर्स में, बट हमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स में. सो सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद मैंने उसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया. सो अकॉर्डिंग टू दिस ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. उसका राइट ऑप्शन क्या आएगी? ए, ओके. Next question is the Fermi energy of an intrinsic semiconductor lies in the middle of forbidden gap but for a p type semiconductor. अब हमें बताना है कि p type semiconductor में जो फर्मी एनर्जी वाला लेवल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है. तो बिल्कुल सिंपल है. सो अगर हम p type semiconductor बनाएं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हमारे पास क्या होती है? वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है.
सो दिस इज़ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अब जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है वो कैसे बनता है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज़। ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ में हमें पता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो कौन से होते हैं, होल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर कम होगा एज़ कम्पेयर टू द होल्स दैट आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। आप बोल सकते हो कि वैलेंस बैंड में होल्स का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। ठीक है, सो इंट्रिंसिक में अगर वो सेंटर में लाई करता है, अब जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वैलेंस बैंड में, जैसे होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो फर्मी लेवल है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, टू द नियर ऑफ वैलेंस बैंड। सो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ इट इज़ नियर द वैलेंस बैंड, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Question number 36 is the characteristic impedance of vacuum for electromagnetic waves is। अब इसका ये डायरेक्ट आंसर है, दैट इज़ टू ऑप्शन बी, दैट इज़ 377 ohms। नेक्स्ट इज अ क्यूब हैज़ एच एल नॉट when at rest. If the cube moves with a velocity v parallel to its one edge, then its volume becomes। अब ये हमारे पास रिलेटिविटी का जो क्वेश्चन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, वहाँ पे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके हम फाइंड करेंगे कि उस रॉड का जो भी क्यूब है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। सो हियर इज़ द सोल्यूशन। अब क्या होता है कि इसमें हमारे पास 2 फ्रेम होते हैं, वन इज़ एस एंड सेकेंड इज़ एस डैश, वेयर एस डैश इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होता है, रेस्ट में होता है। अब मैं आपको क्यूब की नहीं, एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके इसको इजी टाइप से क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर रही हूँ। सो अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए कि एक रॉड पड़ी है जिसकी लेंथ है एल नॉट, जो हमें प्रॉपर लेंथ बोलते हैं जिसको, अब वो एस में पड़ी है, तो एस डैश वाले को वो कितनी क्या दिखेगी, कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी, दैट इज़ हैविंग वैल्यू L, and L is given by this relation, that is L naught under root 1 minus V square divided by C square। अब क्या होता है कि अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब, ठीक है, तो इसमें एक रूल होता है कि अगर वो सपोज कर लीजिए जो फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1 एच, अब क्वेश्चन में भी हमें यही दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू 1 एच मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी सिर्फ लेंथ ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसकी ब्रेड्थ या डेप्थ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें जैसे निकालना है वॉल्यूम, सो वॉल्यूम को हमने 3 टाइप्स में, जो 3 डायमेंशंस है उसमें हमने उसको स्प्लिट कर दिया, दैट इज़ एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड। अब अगर जो हमारा फ्रेम है वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली, तो उसमें वाई में और जेड में कोई भी चेंज नहीं होगा, मींस वाई के अबाउट और जेड के अबाउट जो क्यूब की लेंथ्स हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेगी। चेंज कौन सी होगी, सिर्फ अबाउट एक्स, अगर वो वाई के अबाउट मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वाई वाली चेंज हो जाएगी, अगर जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कौन सी चेंज हो जाएगी, जेड एक्सिस की चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि सिर्फ एल एक्स वाली मैंने क्या कर दी, वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, एल वाई और एल जेड की जो वैल्यूज़ है उनकी लेंथ है वो क्या रखी मैंने, सेम। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा एल नॉट क्यूब अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, देन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 इज़ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर इज़। अब हमें ये बताना है कि जो एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर वाला फंक्शन है वो कहाँ पे एनालिटिक होगा, कौन से हाफ में एनालिटिक होगा और होगा भैया नहीं होगा। सोल्यूशन इज़, हमें पता है z किसके इक्वल होता है, z इज़ डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स फंक्शन x प्लस आयोटा y, तो अगर हम z स्केयर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉशी रीमन कंडीशंस लगा के इसकी जो एनालिटिक की वैल्यू है वो चेक करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें 2 फंक्शन चाहिए, एक तो रियल होता है दैट इज़ u,
दूसरा कौन सा होता है कम्प्लेक्स। अब इसमें रियल जेड स्केयर में कौन सी वैल्यू बनेगी, दैट इज एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। कॉम्प्लेक्स वाली कौन सी बनेगी, जो एटा वाली है, ओटा का हमने छोड़ देना है, तो वी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2xy। अब कॉशी रीमन कंडीशंस क्या होती हैं, दैट इज कर्ली यू बाई कर्ली एक्स शुड बी इक्वल टू कर्ल वी बाई कर्ल वाई एंड कर्ल यू बाई कर्ल वाई शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल बी बाई कर्ल एक्स। अब हम क्या किया, सबसे पहले कर्ल यू, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, कर्ल वी ओवर कर्ल वाई करेंगे तो भी कितना आएगा 2x। सिमिलरली ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। दिस मीन्स कि जो फंक्शन हमारा जेड स्केयर है वो कॉशी रीमन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एनालिटिक है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया। और सेकेंडली अब जेड स्केयर है तो देखिए अगर आप इसका डेरिवेटिव भी करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। अगेन इट विल बी कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर। सो इसका ऑप्शन आएगा कि ये जो जेड स्केयर फंक्शन है वो एनालिटिक है एवरीवेयर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, ए एनालिटिक एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई जेड डिवाइडेड बाई जेड स्केयर प्लस ए स्केयर। सो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे इस फंक्शन की, सबसे पहले हम इस फंक्शन की ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमने डिनोमिनेटर के पुट कर दिया ज़ीरो के, सो वहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ प्लस माइनस आयोटा ए। तो z के हमारे पास दो रूट आ गए, प्लस आयोटा ए एंड माइनस आयोटा ए। अब हम टर्न बाय टर्न इसका रेजिड्यू निकालेंगे एट z इज इक्वल टू, सबसे पहले निकालते हैं z इज इक्वल टू आयोटा ए, तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट z अप्रोचेज टू आयोटा ए z माइनस आयोटा है, जो भी हमारे पास वैल्यू आती है जैसे z अप्रोचेज टू आयोटा है तो ये बन जाएगा z माइनस आयोटा है। तो एक फंक्शन इसके साथ एफ जेड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब एफ जेड है हमारे पास ई जेड ओवर जेड स्केयर प्लस ए स्केयर। अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने जेड स्केयर ओवर ए स्केयर को कैसे लिख दिया, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ आयोटा, दैट इज़ जेड प्लस आयोटा ए एंड जेड माइनस आयोटा ए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो आपके पास यही टर्म बन जाएगी। ठीक है, सो उसके बाद क्या होगा कि जो माइनस माइनस वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। सो हमारे पास बच गया, देखिए लिमिट जेड अप्रोचेज टू आयोटा है ई रेज टू पावर जेड जेड प्लस आयोटा है। जब आप लिमिट की वैल्यू फिल करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ई रेज टू पावर आयोटा ए डिवाइडेड बाई 2 आयोटा ए। सिमिलरली आप सॉल्व करोगे जेड अप्रोचेज टू माइनस आयोटा ए, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए डिवाइडेड बाई माइनस 2 आयोटा ए। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो इसके रेजिड्यू आएंगे इस फंक्शन के, उसका सम किसके इक्वल होगा। सो हमें फाइंड करना है, रेजिड्यू हमने फाइंड कर ली, अब उसका सम कर देंगे। जब हम सम करेंगे सो यहाँ पे मैंने देखिए एलसीएम लेके ई रेज टू पावर आयोटा ए को ओपन कर दिया है, दैट इज़ ई रेज टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो ये फॉर्मूला लगा के मैंने उसको ओपन करके, सो यहाँ पे जो कॉस और कॉस वाली टर्म्स है वो माइनस माइनस होके कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज साइन ए डिवाइडेड बाय ए। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट।